चैप्टर नंबर 1। आज हमारा 6th लेक्चर है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात करें तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी को कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी का भी नाम दिया जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? हम इसकी डेफिनेशन जो करते हैं वो हम कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट या आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। The minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom is called as ionization energy। तो ये डेफिनेशन बड़ी बेसिक क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर होती है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल में से निकालने के लिए किसी एक आइसोलेटेड गैशियस एटम में से। तो किसी एक आइसोलेटेड गैशियस एटम में से अगर हम उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो जितनी कम से कम एनर्जी रिक्वायर होती है वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसको आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आई के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसके साथ साथ हमें यह भी पता है कि इसमें एनर्जी रिक्वायर है, जिसका मतलब है कि ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये भी आपको पता है कि जितने एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं उनके अंदर एनर्जी के साथ पॉजिटिव साइन लगाया जाता है, और जितने एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं उनमें एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन जो शो किया जाता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ शो होगी बिकॉज इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये भी हमें पता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर क्यों है, इसलिए कि जब हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उस पर न्यूक्लियस अट्रैक्शन लग रही होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें उसमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो दैट्स वाई जो है ये आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा रिक्वायर होती है जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकालना होता है किसी आइसोलेटेड गैशियस एटम में से। अब अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स की बात करें तो इसका यूनिट हम लेते हैं किलो जॉल पर मोल। तो किलो जॉल पर मोल के अंदर हम इसके यूनिट्स जो है वो कंसिडर करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे आप देखें द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। तो सोडियम का अगर हम गैशियस एटम में, तो सोडियम गैशियस एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया तो ये हमारे पास बन गया सोडियम का आयन। इस सोडियम के आयन बनाते हुए हमें जितनी एनर्जी ऐड करनी पड़ी दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और उसकी कितनी वैल्यू है, तो दैट इज 496 किलो जॉल पर मोल। तो 496 किलो जॉल पर मोल जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, तब जाके सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और सोडियम का आयन जो है वो हमारे पास जनरेट हुआ। सिमिलरली अगर हम बात करें द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के अंदर चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो हम कहते हैं यहां पर 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं। एक उसकी कहलाती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरी उसकी कहलाती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? तो जब किसी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब उसी एक पॉजिटिव आयन में से दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करवाया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब किसी डाई पॉजिटिव आयन में से तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करवाया जाता है तो वो कहलाती है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैग्नीशियम के केस में 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज जैसे लिखी हुई हैं कि मैग्नीशियम एक सिंगल एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी आती है +738 किलो जॉल पर मोल। लेकिन जब उसी पॉजिटिव आयन में से जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करवाया, मैग्नीशियम +2 आयन बनाया, तो उस वक्त सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आती है 1451 किलो जॉल पर मोल। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने इसकी रीजन पढ़ी थी कि रीजन इसकी क्या होती है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो तब ओवरऑल न्यूक्लियर अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन जब ये आयन बन जाता है तो इसमें पहले ही ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका होता है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी भी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ग्रेटर होती है। तो ये एग्जांपल इसकी आ गई। देन इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब हमने फर्स्ट ईयर के अंदर ना 4 फैक्टर्स जो है वो पढ़े थे। कौन कौन से फैक्टर्स थे? उसमें था एटॉमिक रेडियस, इसके अलावा दूसरा उसके अंदर हमने जो है बात की थी न्यूक्लियर चार्ज की यानी कि एटॉमिक नंबर की, तीसरी हमने बात की थी शील्डिंग इफेक्ट की,
और फोर्थ पॉइंट जो उसके अंदर हमने स्टडी किया था वो हमने कहा था पेनिट्रेशन इफेक्ट, कि किस ऑर्बिटल यानी कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल क्या है। तो इन 4 फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम दोबारा से उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस का, तो इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो एटॉमिक रेडियस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस एटम का रेडियस स्मॉल होगा, जिसका साइज छोटा होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितना साइज स्मॉल होगा उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का एटॉमिक रेडियस के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन है। दूसरा हमने बात की थी आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अब एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है? तो हम कहते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ने से बेसिकली उसके अंदर जो मौजूद प्रोटॉन्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। जब प्रोटॉन बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, तो दोनों के दरमियान चार्ज बढ़ गया। और चार्ज का आप पढ़ते हैं कि फोर्स जो होती है वो कूलम फोर्स होती है, और उसको आप कहते हैं F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। Q1 Q2 यानी कि जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली जब चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना मुश्किल होता जाएगा। तो दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर। देन थर्ड फैक्टर इज द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की भी कल हमने बात की थी कि शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली रिडक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किस वजह से? ड्यू टू द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम हो जाना, ये हमारे पास कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। अभी डेफिनेटली सी बात है, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि जितनी फोर्स के अंदर कमी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। यानी कि जैसे ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर हैं, तो इस वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई शील्डिंग इफेक्ट के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का जो है वो इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। देन इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी का एक और फैक्टर जो आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको ये बताया हुआ है, थोड़ा सा मैंने इसका आइडिया दिया था, तो वो देखिए में क्या है। दैट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर किसी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, तो वहां पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से क्या मुराद है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में याद रखें, जो एम्प्टी सब शेल होता है उसकी हमेशा जो है वो ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है रादर देन फिल्ड सब शेल। यानी कि एम्प्टी सब शेल एस अगर जीरो होगा ना, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा उसके फील्ड सब शेल यानी कि S2 से। सिमिलरली अगर P के अंदर जीरो इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दैट इज मोर स्टेबल देन P6। P के अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, जो उसका एम्प्टी सब शेल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सिमिलरली जो फील्ड सब शेल होता है, यानी कि जिसके अंदर फील्ड फुली फील्ड की बात कर रहे हैं, फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से। तो हाफ फील्ड से जो है वो ज्यादा स्टेबल है फुली फील्ड, और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है पार्शली फील्ड ऑर्बिटल से या पार्शली फील्ड सब शेल से। तो ये बेसिकली हमारे पास तरीकाकार है कि हम ये सिंपल सी बात करें तो एम्प्टी, हाफ फील्ड और फुली फील्ड, ये तीन सब शेल्स ऐसे सब शेल्स होते हैं जो कि ज्यादा स्टेबल होते हैं पार्शली फील्ड से। तो इसलिए अगर कोई एम्प्टी होगा फिर भी वो स्टेबल होगा, अगर उसके अंदर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है फिर वो ज्यादा स्टेबल है, और अगर उसमें फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर भी वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो फुली फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। वो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आयोनाइजेशन एनर्जी को बड़ा ज्यादा इफेक्ट करती है। देखिए जितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोर स्टेबल होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होगा। इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। देन
पेनिट्रेशन इफेक्ट हमने पढ़ा था कि SPDF 3-4 किस्म के ऑर्बिटल्स हैं। इनमें से हमने कहा था S जो है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, P न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, D उससे दूर है और F उससे दूर है। अब जितना न्यूक्लियस के वो करीब होगा वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रही होगी। तो S चूंकि न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, उसकी पेनिट्रेशन टुवर्ड्स न्यूक्लियस ज्यादा होती है, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। P वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, D में से इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान होगा और F में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी होगा, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। तो 5 फैक्टर मैंने यहां पर आपको बताए। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, ionization energy is the inversely proportional to the shielding effect, and ionization energy is directly proportional to the stable electronic configuration. stable electronic configuration, जरा इसी चीज को ना मैं एक स्ट्राइकिंग इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपको यहां पर देना चाहता हूं। देखिए आपने पढ़ा है स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखिए किसी एटम की स्टेबिलिटी का जो ताल्लुक है ना, वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से पता चलता है। जितनी किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, वो एटम उतना ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें बताती है स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, कि जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है उतनी एटम की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो फिर रिएक्टिविटी के साथ क्या ताल्लुक होगा? तो रिएक्टिविटी के साथ ताल्लुक इसका बनता है इनवर्स, यानी कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ऑफ एटम का पता हमें आयोनाइजेशन एनर्जी से चल जाता है। इसी चीज को यूज करते हुए अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन यहां पर दूं, तो देखिए हमने नोबल गैसेस पढ़ी हुई हैं। तो नोबल गैसेस जो होती हैं दे हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये देखिए मैंने यहां पर जो है उसी तरीके से बनाया कि नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जितनी ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसी वजह से नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जीज पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट हैं, सबसे ज्यादा हैं। देन जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, डेफिनेटली हम क्या बात कर रहे हैं, दे हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, उतनी उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा है उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और इसी वजह से नोबल गैसेस लीस्ट रिएक्टिव हैं, वो रिएक्ट नहीं करती और उनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनर्ट गैसेस से क्या मुराद है, जो दूसरों के साथ रिएक्ट ना करें। तो ये सारी की सारी इनर्ट गैसेस इसी वजह से कहलाती हैं बिकॉज इनके अंदर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के साथ साथ इनकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, उसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी कम है। तो इस वजह से इनको हम इनर्ट गैसेस का जो है वो नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, तो अगर आप अल्कली मेटल्स की बात करें, अल्कली मेटल्स 1A ग्रुप बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर, तो अल्कली मेटल्स हैव द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज। अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या है, लोएस्ट है, सबसे कम है। अब अगर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज कम है तो जाहिर सी बात है इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। आर लीस्ट स्टेबल, मोर रिएक्टिव, जब स्टेबल कम है तो रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। और इस वजह से हम कहते हैं कि 1A ग्रुप इज द मोस्ट रिएक्टिव क्लास इन द पीरियोडिक टेबल। मोस्ट रिएक्टिव जो ग्रुप है हमारे पास वो अल्कली मेटल्स हैं, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। तो देखें आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि कौन सी क्लास, कौन सा ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है, और उससे ये भी पता चल जाता है कि कौन सा ग्रुप जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो नोबल गैसेज सबसे लीस्ट रिएक्टिव और इनर्ट गैसेज हैं, और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट हैं। जबकि अल्कली मेटल सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज रखती हैं और इनकी स्टेबिलिटी कम है, रिएक्टिविटी ज्यादा है, और इसलिए मोर रिएक्टिव क्लास हमारे पास जो है वो अल्कली मेटल्स की है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, तो उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन अ पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो दोनों के अंदर हम देखते हैं कि अक्रॉस द पीरियड और अक्रॉस द ग्रुप इसका क्या ट्रेंड है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्यों? बिकॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, डाउनवर्ड आए नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं,
नंबर ऑफ शेल बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो दैट्स व्हाई इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। साथ ही साथ नंबर ऑफ शेल बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मैंने कहा था उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, डेफिनेटली ये सारे फैक्टर्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि शेल बढ़ने से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो दूर अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वहां से उनको निकालना हमारे लिए आसान होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डाउनवर्ड जब हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, उसी की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और उसी की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। बट अगर हम अक्रॉस द पीरियड देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्यों? बिकॉज डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि उस साइड पर एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस कम होता है। जितना एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा, डेफिनेटली न्यूक्लियस के ऊपर होल्ड ज्यादा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होता जाएगा, और इस वजह से जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। सिमिलरली आगे बात की, शेल रिमेन्स सेम, शेल सेम रहता है, और अगर शेल सेम रहे तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, और साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। तो इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और उसको ओवरकम करने के लिए ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसी चीज को अगर आप एक टेबल की फॉर्म में, पीरियोडिक टेबल में देखें, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को सिंपली आप कह सकते हैं कि इंक्रीज कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब इसी चीज का अगर आप आइडिया लगाएं तो ये देखें, बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप आते हैं तो यहां पर अल्कली मेटल्स हैं, और अगर आप राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल देखें तो वहां पर नोबल गैसेस हैं। तो इस साइड पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी पीरियड के अंदर जो है वो नोबल गैसेस की होगी, और सबसे लोएस्ट किन की होगी, तो अल्कली मेटल्स की जो है वो लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास होगी। अब अगर यहीं से आप आइडिया लगाएं कि यहां पर नोबल गैसेस की हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, तो जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम होती है, तो इसका मतलब है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है। तो हीलियम हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की है। और अगर मैं आपसे ये कहूं विच वन हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो देखें लोअर इस साइड पर है, इस साइड पर लो है। अब जब इस साइड पर लो है तो नीचे आना है तो मजीद कम होनी है, तो सबसे लोएस्ट किसकी है, सीजियम की। फ्रांशियम की होनी चाहिए, लेकिन सीजियम की सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। फ्रांशियम की क्यों नहीं है, तो फ्रांशियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। ये पहले भी बात कर चुके हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज पता नहीं होती, तो इसलिए फ्रांशियम की हमें पता ही नहीं है कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है। तो इसलिए हम कहते हैं सीजियम हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हीलियम हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये इसका पीरियोडिक ट्रेंड है कि अलोंग आप पीरियड चलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, अलोंग आप ग्रुप मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स। तो अभी मैंने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो ये ग्राफ की शक्ल में दिखाई गई है कि देखें, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर सोडियम की है, फिर पोटाशियम की कम है, फिर रुबिडियम की उससे कम है, और सीजियम की सबसे कम है। और फ्रांशियम को क्यों नहीं लिखा, बिकॉज फ्रांशियम जो है वो रेडियो एक्टिव है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो इसके अंदर अगर देखें तो लिथियम की 511 होती है, इसी तरह से सोडियम की 496 है, पोटाशियम की भी इसी तरह से आप देखें 450 से भी थोड़ी सी कम नजर आ रही है, रुबिडियम की भी 400 से थोड़ी सी ज्यादा है, और सीजियम की ऑलमोस्ट जो है वो 390 के करीब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाउन द ग्रुप मूव करने से हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज करती हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट्स शॉर्ट पीरियड्स, नॉर्मल ट्रेंड यही कहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैसेस जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट हैं, और ये नॉर्मल ट्रेंड है, ये अभी हमने देख भी लिया है। अब इसमें आगे हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की, जो एक्सेप्शन मैंने पहले भी बताई थी आपको फर्स्ट ईयर के अंदर भी, कि हम अक्रॉस द पीरियड अगर चलें तो हम कहते तो ये हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी को ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो वेरिएट करते हैं, वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि
आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ए एलिमेंट इज ग्रेटर देन थर्ड ए एलिमेंट। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ए थर्ड ए से ज्यादा होती है और 5A वालों की 6A से ज्यादा होती है। हालांकि होना यह चाहिए कि जो आगे ग्रुप आ रहा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नॉर्मल ट्रेंड, लेकिन ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरान से, सिमिलरली नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, इसी तरह से मैग्नीशियम की ज्यादा है एल्यूमिनियम से, और फास्फोरस की ज्यादा है सल्फर से। तो इसकी रीजन क्या है? तो रीजन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के दिखाई गई है कि इसके अंदर फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, इसके अंदर जो है वो देखें पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, और जितना फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगा ज्यादा स्टेबल होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल रखने की वजह से बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा होती है। सिमिलरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में है कि नाइट्रोजन के पास p3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं दे आर मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। तो नीचे पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है ऑक्सीजन में, तो नाइट्रोजन की जब स्टेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसी की वजह से हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी ज्यादा होती है। यही वो ऑर्डर है जो मैंने पीछे भी दिखाया था आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सब शेल्स। तो उसके अंदर देखें हाफ फिल्ड सब शेल और फिल्ड सब शेल ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर ये ज्यादा स्टेबल हैं तो 2A की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती हैं 3A से, और 5A की ज्यादा होती हैं 6A से। तो ये आप जो है वो जनरल ट्रेंड जो है वो अपने जहन में रखेंगे। यही ट्रेंड अगर आप देखें ग्राफ की शक्ल में हमारी बुक पर भी मौजूद है। यहां पर देखें हाइड्रोजन हीलियम की यहां पर हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, ये हीलियम है, ये नियॉन है। तो देखें पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट हीलियम ही है। अब इस तरफ आ जाएं तो यहां पर लिथियम, बेरिलियम के बाद बोरान की ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम हो गई, फिर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की फिर कम होगी। तो देखें बेरिलियम और बोरान, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे यहां पर बेरिलियम और बोरान, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो देखिए उनकी कम है। किस वजह से कम है? तो आपने बताना है बेरिलियम का फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो दे आर मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स, इस वजह से उनकी ज्यादा है। सेम ट्रेंड आपको मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में नजर आएगा और फास्फोरस और सल्फर में नजर आएगा। तो ये सेम ट्रेंड इसी वजह से आ रहा है क्योंकि मैग्नीशियम फुली फिल्ड ऑर्बिटल रखेगा और जो फास्फोरस है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रखेगा। तो इसकी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज एल्यूमिनियम और सल्फर की निस्बत क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। तो ये ट्रेंड आपको हर जगह पर 2A 3A के अंदर और 5A और 6A के अंदर जो है वो नजर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे पहले हमने पढ़ा है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये इसकी रीजन मैं शुरू के अंदर एक्सप्लेन कर भी चुका हूं कि इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो जब होती है, रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीशियम की एग्जांपल इसके अंदर ऑलरेडी मैं शुरू के अंदर जो है आपको दे चुका हूं। इसके बाद ये एक टेबल दिया गया है जिसमें आप आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज चेक कर सकते हैं फॉर सम कॉमन एलिमेंट। तो इसमें भी आप देखें हीलियम की वैल्यू सबसे ज्यादा है 2372, ठीक है। बाकी अगर आप इस नोबल गैस नियॉन की देखें तो इसकी 2080 है, इसी तरह से आर्गन की देखें 1520 है। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हीलियम की ही होती है। इसके बाद लास्ट पे सिग्निफिकेंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या सिग्निफिकेंस है? तो सबसे पहले तो ये हमें वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में बता देती है। कैसे पता चलता है? तो अगर हम दो कंसेक्टिव आयोनाइजेशन एनर्जीज के दरमियान डिफरेंस देखें, अगर वो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो हम कहते हैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी यही होगी जिसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, और अगर डिफरेंस कम हो तो हम कह सकते हैं कि इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी मजीद अभी आगे आ सकती है। तो दो कंसेक्टिव आयोनाइजेशन एनर्जीज के डिफरेंस की मदद से हमें वैलेंसी ऑफ एलिमेंट जो है वो पता चल जाती है। दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ताल्लुक आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ है। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जैसे कि अल्कली मेटल्स हैं, एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज कम है, वो ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर लेती हैं। तो दैट्स वाई जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी। और इसी से मेटेलिक करैक्टर भी पता चलता है कि जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है
उतना मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होता है, और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है उसमें मेटेलिक करैक्टर जो है वो कम होता है। तो मेटेलिक करैक्टर का भी पता चलता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का पता चलता है, और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट का। और इसके अलावा एक स्ट्राइकिंग इंफॉर्मेशन मैं पहले भी दे चुका हूं आयोनाइजेशन एनर्जी की अहमियत की, कि हमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम और रिएक्टिविटी ऑफ एटम, ये भी हमें जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से पता चल जाती है। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यू है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर ऑफ। तो अब देखें, अगर आप देखेंगे ना तो सोडियम 1A का एलिमेंट है, मैग्नीशियम 2A का है, एल्यूमिनियम 3A का है, और सिलिकॉन 4A का है। अब इसमें देखें सोडियम की तो कम होगी सबसे, इस तरफ जाएंगे बढ़ेगी तो मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, लेकिन 2A की ज्यादा होती है 3A से। अभी पढ़ के आए हैं कि मैग्नीशियम की ज्यादा होगी किससे, एल्यूमिनियम से, और आगे ऑर्डर फिर वही है कि सिलिकॉन की ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से। तो अगर आप इस केस में देखें तो हमारे पास जो सबसे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन बनता है वो ए ऑप्शन है। सोडियम की कम है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम की ज्यादा है एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम की फिर से कम होगी किससे, सिलिकॉन से। तो बाकी ऑर्डर सेम है, 2A और 3A में जो डिफरेंस आएगा वो आपने अपने जहन में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन सेकंड पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने कहा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस के अलावा किसी की नहीं है। तो किसी भी पीरियड के अंदर जो नोबल गैस है उसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, दैट इज नियॉन। तो नियॉन की हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इन द सेकंड पीरियड। देन आ जाए, विच वन रिमेन्स सेम अलोंग अ पीरियड। कौन अलोंग अ पीरियड सेम रहता है? एटॉमिक रेडियस तो हमने पढ़ा है डिक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी भी चेंज होती है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स जो है वो रिमेन्स सेम है अलोंग अ पीरियड। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।